एवरीवन, महादेव स्टडी विलेज से मैं अनिश सर आप लोग के बीच आज उपस्थित हुआ हूं 10th क्लास का फिजिक्स लॉन्ग टेक क्वेश्चन लेकर के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का समूहन। तो प्रतिरोधों का समूहन यानी कि प्रतिरोधों को एक जगह व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है ना। तो प्रतिरोधों का समूहन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम समूहन तथा दूसरा समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सभी प्रतिरोध मतलब अगर तीन प्रतिरोध माने R1, R2 और R3 तो तीनों को एक चेन में जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही समांतर क्रम में आता है तो तीनों चेन में नहीं जुड़ते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, है ना जी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी कि ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं, टच नहीं करते हैं। इनका अगला सिरा जुड़ता है, समझ में है क्या। तो इनको समांतर क्रम समूहन में कहते हैं। तो आइए आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। यानी कि 1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है ना। तो इसको क्वेश्चन के रूप में जब हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस पर बात करते हैं, है ना। तो प्रश्न हमारे पास में क्या होगा, तीन प्रतिरोध R1, R2 को किसी परिपथ में समांतर क्रम में समूहित किया जाता है, तब सिद्ध करें कि 1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके किरण आरेख को बनाते हैं। तो किरण आरेख बनाने के लिए हमें परिपथ में इनको संयोजित करना पड़ेगा। तो एक परिपथ होगा जिसे एक विभवांतर लिखेंगे जो होगा A और ये होगा B। दो विभव हैं, इनके बीच में इनको संयोजित करना होगा हमें। तो जब इनको संयोजित करेंगे ये है R1 ठीक है। यहां हमने एक किरण आरेख ड्रॉ किया और हम देख रहे हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 जो है वो दो विभवों यानी कि इन तीनों का पहला सिरा जो है वो विभव A से जुड़ा हुआ है और जो अंतिम वाला जो सिरा है वो विभव B से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम कहेंगे क्या कि R1, R2 और R3 जो तीन प्रकार के जो प्रतिरोध हैं इनको विभवांतर AB के बीच रखा गया है, अर्थात एक विभवांतर के बारे में चर्चा हो रही है, यानी कि V पे एक V के लिए। यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध तीनों अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग विभवांतर की आवश्यकता हमें नहीं है। लेकिन हाँ, प्रश्न बनता है कि जब हम यहाँ से धारा को गुजारते हैं, धारा जब यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, तो विभव A तक तो I बन के आती है, लेकिन जब R1 प्रतिरोध के लिए यहां से गुजरेगी तो यह I1 के रूप में, R2 के लिए जब गुजरेगी तो I2 के रूप में, और R3 के लिए जब गुजरेगी तो I3 के रूप में गुजरेगी। ठीक है। तो I3 के रूप में गुजरती है और फिर ये जो है I1 के रूप में यहां से
I2 के रूप में यहां से, I3 के रूप में यहां से गुजरती है और पुनः यहां आकर के समूहित हो जाती है, यानी कि एक जगह इकट्ठा होकर के हो जाती है और यही धारा जो है I बनकर के पूरे परिपथ में घूमती है। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 विभवांतर AB के बीच समांतर श्रेणी क्रम में संबद्ध है ना? तो लिखेंगे माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 किसी परिपथ में विभवांतर AB के बीच समांतर क्रम में संबद्ध है। जिनका विभवांतर पुस्तक में भी समान है। ठीक है, अब आता क्या है कि अब यहां से लिखेंगे कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यहां हम कैपिटल आई के रूप में ले रहे हैं, ठीक है ना? विद्युत धारा विभव A से गुजरती है, तब पहले प्रतिरोध R1 के लिए I1, दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए I2 तथा तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए I3 हो जाती है। ठीक है, अब विभव B पर पहुंचने के बाद धारा I1, I2 तथा I3 पुनः मुख्य धारा I में बदल जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ओके, तो अब देख रहे हैं हम क्या कि I1, I2 और I3 हो रहा है क्या अलग अलग। श्रेणी क्रम समूहन में हमने देखा था कि V1, V2 और V3 हो रहा था, तो हम लोगों ने किसको पकड़ा था? Vs इक्वल टू V1, V2 और V3। अब यहां पर किसको पकड़ेंगे? जो अलग होगा उसको पकड़ेंगे, यानी कि I1, I2 और I3 को पकड़ेंगे। ठीक है, Is का जब मान होगा तो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम चलेंगे ओम के नियम से, तो ओम के
नियम से यहां करें तो आई एस इक्वल टू क्या, V अपॉन R1। I1 के लिए बात करेंगे तो देखिए S के लिए यहाँ R1 नहीं होकर के यहाँ S होना चाहिए, है ना। अब I1 के लिए बात करेंगे तो V अपॉन I1 है तो यहाँ पर R1 होना चाहिए। उसके बाद में I2 के लिए बात करेंगे तो V अपॉन R2 होना चाहिए, तथा यहाँ पर I3 के लिए जब चर्चा होगी तो V अपॉन R3। समझना है क्या सभी को? यानी कि IS का मान ओम के नियम से ये सब चीज निकल के बाहर आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, और लिखेंगे समीकरण 1 में IS, I1, I2 तथा I3 का मान रखने पर वो लिखेंगे समीकरण 1 में IS, I1, I2 तथा I3 का मान रखने पर। अब जब यहां पर बात करेंगे तो I बराबर V बटा में RS बराबर I1 के जगह पर V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। हम यहां देखेंगे V को कॉमन करते हैं, V को अलग कर लेते हैं, V गुना 1 अपॉन RS। अब इसमें से V को कॉमन करेंगे तो जब V कॉमन होता है तो यहाँ V गुने 1 है तो 1 बचेगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब यहाँ पर ये गुना का चिन्ह का संबंध है, यहाँ पर भी गुना है तो V से भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 अपॉन RS इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। सिद्ध हुआ। थैंक यू।